गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ का जो भाग होता है जिसे हम एडिटोरियल या संपादकीय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श होता है और चीज़ों का सही तरीके से स्पष्टीकरण किया जाता है। तो दोस्तों, आज जो हमारे पास विषय है वो है नेपाल में बीजिंग को झटका। ठीक है, और उसे लिखा है KM तोमर जी ने, जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अमर उजाला, कभी कभार क्या है ना कि अमर उजाला में से जो कंटेंट होता है, जो विषय होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है, इसलिए उसके बारे में बताने की बहुत आवश्यकता है। तो चलते हैं आगे। लिखा है, नेपाल और भारत के बीच संबंधों का सामान्य होना चीन को मात देने के लिए रणनीतिक रूप से आवश्यक है, जिसने पहले ही LAC पर एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। चुनाव नतीजों के बाद नई गठबंधन सरकार का बनना तय है। देवबा सरकार की पिछली पहलों को देखते हुए उस पर भरोसा किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो आज बात होगी भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं, हालांकि ये रिश्ता बहुत ही ऐतिहासिक रहा है, ये आज का रिश्ता नहीं है। और हमारे नेपाल के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध भी रहे हैं। आप चले जाइए, पहले भी और अब भी और भविष्य में भी ऐसा एक्सपेक्टेशंस है, हो सकता है रहेगा। देखिए, जो चाइना है, चाइना एक ऐसा देश है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी देश है। वो हमेशा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का गतिरोध कर सकता है, और अमूमन हम इस बात को जानते हैं। कभी वह गलवान जैसे मुद्दे को लेकर भारत जैसे देश के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, तो कभी अभी एक नहीं 9 दिसंबर के दिन तवांग घाटी के पास हमारे भारतीय सेनाओं से जिस प्रकार से झड़प हुई है चाइना की लिबरेशन आर्मी के द्वारा, वो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। और इस पे बता दें आपको, अमेरिका जैसा देश पूरी तरह से भारत देश के साथ है। उसने बोला है कि ये इस प्रकार की हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि उत्तराखंड में कुछ दिन पहले अमेरिका और भारत के बीच एक युद्धाभ्यास किया गया था, इस वजह से। और दूसरा, आप देख सकते हैं कि जो बौद्धिस्ट, जो धार्मिक गुरु होते हैं, उनका बहुत बड़ा आयोजन भारत में किया जा रहा है, बिहार में। और इससे क्या है दोस्तों, ने तिब्बत के जो कह सकते हैं वहाँ से भगा दिए गए हैं, या फिर इतना आतंक मचाया गया, इतना ज़्यादा उत्पीड़न किया गया वहाँ के लोगों का कि दलाई लामा को भारत जैसे देश में शरण लेनी पड़ी, ये भी आप बता सकते हैं। तो जब हमारे यहाँ धार्मिक संगोष्ठी होगी बौद्धिस्टों का, तो बता दें ऐसे बहुत सारे देश हैं, पूर्वी एशिया में चले जाएंगे, सारे कंट्रीज जो हैं बौद्धिस्ट हैं। तो जब वैश्विक मंचों से भारत के पक्ष में दलाई लामा कहेंगे और वो बताएंगे कि कौन कौन से देश हैं जो पूरी तरह से अन्य देशों के ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको कुछ चंद पैसे देकर किस प्रकार के उनके कह सकते हैं क्षेत्रों का अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं, एक तरह से वो कॉलोनियल बना रहे हैं, उपनिवेश का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। लिखा, कूटनीति में यदि निकट पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो और वह बड़ी शक्ति के इशारे पर नाचने से इनकार कर दे तो यह हमेशा खुशी की बात होती है। बता दें, इससे पहले जो नेपाल के अंदर सरकार थी वो पूरी तरह से चाइना के द्वारा प्रायोजित थी, इसीलिए चाइना के काफ़ी निकट नेपाल चला गया था बीच में, और भारत के कुछ रिश्ते खराब नहीं कह सकते, हालांकि खटास पड़ गया था कुछ क्षेत्रों को लेकर। जिस प्रकार से नेपाल के अंदर, नेपाल के संसद के अंदर भारतीय क्षेत्रों को नेपाल के अंतर्गत दिखा देना भी एक तरह से आप मान सकते हैं पूरी तरह से चाइना का चाल था। और सारे देश समझ चुके हैं चाइना का ऐसा देश है, पहले आपको प्रलोभन देगा, लालच देगा कि लीजिए हमसे पैसा लीजिए और अपने क्षेत्रों का विकास करिए, परिवहन का विकास करिए, टूरिज्म का विकास करिए। ठीक है, उसके बाद वो आपको आर्थिक रूप से इतना डुबा देगा, इतना आपको हतोत्साहित कर देगा कि आपकी स्थिति वही होगी जो अन्य देशों की। पाकिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान की क्या हालत है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, जो एक तरह से एक संस्था है जो ये बताता है कि यदि किसी अन्य देश के द्वारा पैसा आपको दिया जा रहा है तो आप उनका इस्तेमाल किस जगहों पर कर रहे हैं, कहीं इन पैसों का इस्तेमाल किसी गलत चीज़ के लिए तो नहीं कर रहे हैं।
आतंकवादियों को प्रमोट करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं जैसा कि पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान को कर्ज दे के वो स्थिति बना दिया है कि एकदम मकड़ जाल बना दिया है, वो लंबे समय तक उससे उभर नहीं पाएगा। वही स्थिति श्रीलंका की हम्बन टोटा जैसा द्वीप था, पैसा देकर लालच देकर लूट लिया, और यही भारत था, वो बार बार उससे आगाह कर रहा था कि बेटा अभी स्थिति तुम्हें सामान्य लगेगी पर कुछ दिनों बाद तुम रोओगे, क्योंकि ये एक तरह से बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है चाइना जैसे देश की। जो नहीं समझ पाया वो चला गया। जिन्होंने भारत नेपाल संबंधों को सबसे निचले स्तर पर ला दिया था। आम चुनाव से पहले इस हिमालयी देश के तेजी से बदलते घटनाक्रम और नेपाल चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणाम दृढ़ता से संकेत देते हैं कि नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, माओवादी सेंटर, सीपीएन, यूनिफाइड सोशलिस्ट लोकतांत्रिक समाज पार्टी और राष्ट्रीय जन मोर्चा सहित 5 पार्टियों के गठबंधन का नेपाल की सत्ता में बने रहना निश्चित है। तो मैं मानता हूँ कई लोगों के गठबंधन की वजह से इस बार जो सत्ता आई है वो नेपाल के हक में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे इंसान के हाथ में है सत्ता जो भारत के फेवर में हमेशा बात करते हैं। बता दें ऐसे छोटे मोटे परिवहनों और योजनाओं के लिए चाइना जैसा देश पैसा दे रहा था। जानते हैं जब चाइना किसी देश को पैसा देता है और जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा बड़े बड़े देश, चाहे यूरोप के देश हों चाहे अमेरिका हो, जब ये देते हैं तो जानते क्या अंतर होता है। ये जब पैसा देते हैं ना तो चूंकि इनकी एक जिम्मेदारी है, ये महाशक्ति के रूप में है, तो ये कहते हैं कि हमारे पैसों से आप अपने देश में शिक्षा, रोजगार, परिवहन, टूरिज्म को विकसित करिए। इस पे ये 1 रुपया नहीं लेते हैं, आपको एक मदद के रूप में पैसा देते हैं, ठीक है। पर जब चाइना जैसा देश किसी देश को पैसा देता है तो वो फ्री में नहीं देता है, वो उस पैसे की एवज में जानते हैं क्या लेता है? टैक्स लेता है, कर लेता है, इतने पे इतने लूँगा। जैसे आप जाएंगे किसी नज़दीकी साहूकार के पास और यदि आप 10,000 रुपया लेंगे तो वो कहेगा भैया 10,000 पे इतना टका हम लेंगे, 5%, 10%, 20%। तो वही साहूकार वाला काम जो चाइना जैसा देश कर रहा है, और फिर दुनिया जान गई इसके बारे में। ज़्यादातर इसके जो उत्पाद होते हैं उनकी स्थिति आप जानते ही हैं। हालांकि अब कुछ सुधार हुआ है, फिर भी नए नए जो भी एप्लीकेशन है, इसके बारे में एडिटोरियल भी पहले भी बनाया जा चुका है। नए नए जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से जो आपकी प्राइवेसी है उसका हनन करते हैं, आपके डेटा को कहीं अन्य जगह पे फॉरवर्ड करके उससे पैसा कमाते हैं, और ये वास्तविकता है। इसीलिए कई देशों ने टिकटॉक एक उभरता हुआ बहुत तेज़ी से जिस तरह से पूरी दुनिया में पैर पसार रहा था, जब उसके बारे में कुछ लोगों ने तकनीकी जानकारी दी कि इसके माध्यम से आपके डेटा को किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है, उसके बाद कई देशों ने, सबसे पहले हालांकि ये कदम भारत जैसे देश ने उठाया, उसके बाद कई यूरोपीय देश, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में सारे लोगों ने उठाया। और आज भी वही स्थिति है कि जब भी चाइना का कोई भी एप्लीकेशन आता है लोग बहुत ही डर जाते हैं, सहमे हो जाते हैं। और वैसे बता दें कि चाइना की स्थिति इस समय बहुत ही दयनीय चल रही है। खुशी होनी चाहिए क्योंकि जब उसके संदर्भ में बात हो रही तो उसके बारे में सब जानिए। चाइना की स्थिति वो है कि वो 0 पॉलिसी लॉकडाउन लागू कर दिया है, और वहाँ के लोग सड़कों पर आके जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को भला बुरा कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इतना ज़्यादा अवरोध हम लोगों के जीवन में उत्पन्न किए हैं। इस वजह से देख सकते हैं कि शी जिनपिंग की जिस तरह से लोकप्रियता चाइना के अंदर ख़त्म हो रही है, गिर रही है, वो बहुत ही सही है। लोग देर से जानेंगे पर जानेंगे। जानते हैं, अब यदि कोई आपसे पूछे इससे हमें क्या फ़ायदा है, तो दोस्तों हमें बहुत फ़ायदा है। बता दें चाइना जैसा देश नेपाल को पैसा इसलिए दे रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेपाल के सारे अपना जो है उसमें भविष्य देख रहा था कि जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़, इमोरल एक्टिविटीज़ की चीज़ें होंगी वो नेपाल के रास्ते से भारत पहुंचा दिया जाएगा। और क्योंकि हमारे संबंध काफ़ी मैत्रीपूर्ण है इसीलिए हम ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाते हैं जो नेपाल के लोगों के ऊपर, पर चाइना के लोगों के ऊपर तो भैया रोक टोक लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो उसका उद्देश्य था ये ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा।
नेपाल का नया संविधान तैयार किया जा रहा था। यह एक खुला रहस्य है कि नेपाल में चीन की पूर्व राजदूत ने कम्युनिस्टों के दो गुटों को एकजुट रखने के लिए इस हिमालयी देश के आंतरिक मामलों में खुलेआम दखल दिया था। बता दें, चाइना ने नेपाल का दोहन किया है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति रूप से यदि देखा जाए ना, नेचुरल चीज़ें वहाँ बहुत अच्छा है, बहुत ही उम्दा है। तो क्या करता था, उस चीज़ों को उठा के अपने यहाँ ले जा रहा था और कह रहा था कि हम रिसाइकल बिन करना है, बाद में जब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी आपको देंगे। और उसके एवज में वो क्या देता था, जो वेस्टेज होती थी, प्योर चीज़ें रख लेता था, उसका वेस्ट या थर्ड क्वालिटी का चीज़ इनके यहाँ सप्लाई करके भेज देता था और ये लोग गदगद हो जाते थे। क्योंकि देखिए आज का जो संसार है, जो समाज है, वो पैसे के बल पे उसे आप किसी प्रकार से भी दिशा दे सकते हैं। तो चाइना एक एंटरप्रेन्योर देश है, ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी भी देश को पैसे का लालच देकर कुछ भी कर सकता है। अमेरिका पहले ही काठमांडू में अपनी पकड़ मजबूत करने और चीन को अलग थलग करने के लिए वित्तीय पहल कर चुका, जो नेपाली व्यवस्था के माध्यम से इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। देउबा की गठबंधन सरकार ने एक अलग रुख अपनाया, क्योंकि अमेरिका आमतौर पर मुफ्त सहायता या अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि चीन की ऋण जाल नीति उधार लेने वाले राष्ट्र को भारी देनदारियों में डाल देती है। ठीक है, कहते हैं ना कि यदि आपका पड़ोसी ही आपका दुश्मन बन जाए, तब आपके दुश्मनों के लिए एक तरह से एक अवसर का विषय बन जाता है। इसीलिए आप पूरा प्रयास करिए कि जो आपका पड़ोसी है उसे मित्र के रूप में रखिए। यदि किसी प्रकार का संकट भविष्य में यदि आए, किसी प्रकार की कोई गलत नीतियां आपके खिलाफ बनाए, तो जो आपका पड़ोसी है, मित्र, वो आपको आगाह कर दे। यदि पड़ोसी भी आपके साथ नहीं रहेगा तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने पड़ोसियों से अपना जो संबंध है प्रेम पूर्वक बनाएं, कटुता ना लाएं। चीनी शी जिनपिंग ने ओली शासन के दौरान नेपाल को लुभाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए थे और 2 बार नेपाल का दौरा किया था, जिसके चलते अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा हुई थी। ठीक है, देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारा प्रयास किया था चाइना जैसा देश जो है, पर अब उसे इतना बड़ा झटका लग गया है ना कि ये भारत जैसे हितों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। एक और दिया है, बहुत अच्छा है, देख लेते हैं इसको। दूसरा जो विषय है, भ्रष्टाचार का नासूर। ठीक है, और लिखा, सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में रिश्वत लेने के लिए परिस्थिति जन्य साक्ष्य को भी भ्रष्ट अधिकारियों को दोषी ठहराने का पर्याप्त आधार माना है। पता है, यदि आज कोई भी सरकार क्रिटिसाइज का विषय बनती है तो सबसे पहला जो जिम्मेदार वो अफसरशाही लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो हैं। वो कह सकते हैं कि किसी भी देश के विकास में एक बाधा का काम करते हैं, और ये लंबे समय से इस तरह के कानून की आवश्यकता थी भारत जैसे देश में। कभी कभार क्या होता है, यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आपसे घूस लेता है, पैसा की डिमांड, रुपए पैसे की डिमांड करता है आपके काम करने के लिए, तो कुछ ऐसे भी परिवार के लोग हैं, कुछ ऐसे भी कह सकते हैं बंदे हैं जो उस व्यक्ति के ऊपर तुरंत आरोप मढ़ देते हैं, पर उनके पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं कि वो आपको एविडेंस के माध्यम से सही ठहरा दें कि हाँ भैया आपने पैसा लिया है। क्योंकि उन्हीं अधिकारियों का एक झुंड भी उसी अधिकारी को बचाता है, क्योंकि उसे पता है कि आज ये स्थिति इनके ऊपर बनी तो कल हमारे ऊपर बन जाएगी। इसीलिए अधिकारी कितने भी आपस में उनकी न बनती हो, पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि नहीं इनको कुछ ना हो सकता है आपको भी मरवा दें। ठीक है, कोई सुरक्षित नहीं है। आप कहिए कि पुलिस वाले के खिलाफ यदि आप कंप्लेन कर दें और फिर पुलिस वाला आपको छोड़ेगा, किसी न किसी गलत प्रकरण में फंसा के आपको बहुत कुछ कर सकता है। आज की स्थिति आप देख सकते हैं। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, यदि किसी भी स्थिति में जो आरोप लगाया है बंदा, जो नागरिक है, किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाता है, कर्मचारी के ऊपर, यदि उसकी असमय मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, या फिर उसके पास वो दस्तावेज ना हो, फिर भी कुछ निकट साक्ष्यों का आधार मानकर उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, और ये बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा किसी भी सरकार को ये नासूर बना देंगे।
सरकार कैसी भी परियोजना लाए, कैसी भी योजना लाए, यदि अधिकारी ही उसे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उस चीज़ के बारे में सही जानकारी नहीं देंगे, उस पैसे का गबन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनका देखिए एक चैन बना हुआ है, तो चीज़ें सही तरीके से विकास में बाधक का काम करेंगी, उसके विकास में नहीं लगेंगी। बता दें कई बार तो ऐसा हुआ है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके परिवार का कोई मर गया, अब आश्रित नौकरी आपको मिलेगी इनके ऊपर। बता दें उसके लिए लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, सरकार को भनक तक नहीं लगती, क्योंकि सरकार तो बस ऐलान कर देती है इनके परिवार को 50 लाख रुपए दीजिए और परिवार के किसी एक सदस्य को एक नौकरी दे दीजिए। पर आपको पता है जब उसके पीछे का इतिहास आप देखेंगे, उस नौकरी और पैसे को पाने के लिए वो कितना कहाँ कहाँ दर बदर भटकना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, कितना पैसा देना पड़ता है, किसको किसको खुश करना पड़ता है। बस आप जान लीजिए, जब एक ग्रामीण परिवार में, गांव में जब किसी शौचालय देने की बात आती है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पैसे देने की बात होती है, तो किसी से छुपा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। पर कोई शिकायत इसलिए नहीं करता कि गांव का जो प्रधान है, जो बीडीओ है, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ हो जाएंगे और आगे की जो योजनाएं हैं, जो सेवाएं हैं, बंद हो जाएंगी। इसी वजह से कोई कहता नहीं है। शौचालय पे 25,000 रख लेंगे, 30,000 रख लेंगे, जैसा परिवार देखेंगे पर रखेंगे ज़रूर। और आवास निर्माण तो किसी से 50,000, 1,20,000 आता है, किसी से 50,000 ले लेंगे, किसी से 20,000 ले लेंगे, किसी से 40,000, जैसा परिवार देखेंगे वैसे उसको ले लेंगे। तो यदि ऐसे इस प्रकार का कोई कार्य करे और कोई बिना डरे और डटे जाकर इस प्रकार का भ्रष्ट में लिप्त ऐसे अधिकारियों को यदि शिकायत कर दे और जो जांच अधिकारी है यदि वो सही चीज़ें पाता है तो उन्हें अपने पद से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कह सकते हैं कानूनों का हमें अभिनंदन करना चाहिए और ये बहुत ही उपयोगी होगा भारत जैसे देश के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।